तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर वॉला आर न्योल के इस बेहद दिलचस्प थीसिस को अनपैक करते हैं। इनका मानना है कि तानाशाही यानी टिरैनी दुनिया से कहीं गायब नहीं हो रही है, बल्कि ये ह्यूमन लैंडस्केप का एक परमानेंट हिस्सा बन चुकी है। हम अक्सर सोचते हैं ना कि वक्त के साथ डेमोक्रेसी अपने आप हर जगह फैल जाएगी, पर सच तो ये है कि टिरैनी ने बस अपने रूप बदल लिए हैं और ये आज भी उतनी ही ताकतवर है। ये पूरा एनालिसिस कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस से आई इस शानदार किताब से लिया गया है। इसमें तानाशाही के इस अजीब और लंबे सफर को ट्रेस किया गया है, प्राचीन ब्रॉन्ज एज के योद्धाओं से लेकर आज के इन मॉडर्न जियोपॉलिटिकल टकरावों तक। ये सिर्फ हिस्ट्री नहीं है, ये आज की दुनिया के पावर डायनामिक्स को समझने का एक बहुत ही जरूरी लेंस है। इस मैसिव जियोपॉलिटिकल टॉपिक को इजीली समझने के लिए आइए अपने वर्ल्ड टिरैनी टूर के एजेंडा पर एक नजर डालते हैं। ये स्ट्रक्चर्ड रोडमैप हमें ऑथर के कोर फ्रेमवर्क के थ्रू गाइड करेगा। हम टिरैनी के खतरे, उसके टाइप्स, आज की एंटी डेमोक्रेसी लीग, आतंकी एनाटमी, डेमेगॉग्स वर्सेस फैशिज्म और अंत में शक्ति के प्राचीन जड़ों को कवर करेंगे। तो हमारे टूर के पहले स्टॉप से शुरू करते हैं। ऑथर आर्ग्यू करते हैं कि ये मानना एक खतरनाक भ्रम है कि हिस्ट्री नेचुरली तानाशाही से दूर चली जाएगी। हिस्ट्री में आगे बढ़ने का मतलब ये नहीं कि टिरैनी अपने आप खत्म हो जाएगी। अब आते हैं दूसरे सेक्शन पर, जहां हम देखेंगे कि न्यूएल ऑथोरिटेरियन रूल को किन अलग अलग फ्लेवर्स में कैटेगराइज करते हैं। ये मेंटल फ्रेमवर्क इस पूरे एनालिसिस को समझने के लिए सबसे क्रूशियल है। यहाँ जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो ये कि ऑथर ने ऑथोरिटेरियनिज्म को इन 3 डिस्टिंक्ट कैटेगरीज में ब्रेक डाउन किया है। पहला है क्लेप्टोक्रेट्स, जहां बेसिकली सोसाइटी को लीडर के निजी मुनाफा और प्रॉफिट के लिए चलाया जाता है। दूसरा है रिफॉर्मर्स, जो देश को प्रॉस्परस बनाने के नाम पर सारी अथॉरिटी अपने हाथ में ले लेता है ताकि हिस्ट्री में उसका नाम अमर हो जाए। और तीसरा जो सबसे खतरनाक है वो है मिलेनियरियन टायरनी। सोर्स मटेरियल विशेष रूप से इस मिलेनियरियन टिरैनी को डिफाइन करने पर जोर देता है। इसे आप एक ऐसी मॉडर्न रेवोल्यूशन समझ लीजिए जो एग्जिस्टिंग ट्रेडिशनल हायरार्कीज को तबाह करके एक नया कलेक्टिविस्ट यूटोपिया बनाना चाहती है। फ्रेंच रेवोल्यूशन के जैकोबिन से लेकर बोल्शेविक्स और मॉडर्न जिहादिस्ट आतंकवाद को इस यूनिक और बेहद जानलेवा कैटेगरी में रखा गया है। तो अब इस एकेडमिक टैक्सोनॉमी को रियल वर्ल्ड के प्लेयर्स पर अप्लाई करते हैं हमारे तीसरे सेक्शन में। यहां हम देखेंगे जिसे ऑथर 21st सेंचुरी एंटी डेमोक्रेसी लीग कहते हैं, और ये टेबल बहुत ही ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट करता है कि ऑथर नॉर्थ कोरिया, चाइना और रशिया को कैसे कैटेगराइज करते हैं। आप देखेंगे कि नॉर्थ कोरिया में इन तीनों टाइप्स का ब्लेंड मिलता है, जहां न्यूक्लियर थ्रेट एक मिलेनियरियन प्रोजेक्ट का हिस्सा है, वहीं दूसरी तरफ चाइना हेविली रिफॉर्मर और क्लेप्टोक्रेट कैटेगरी में आता है, और रशिया 19वीं सदी के मिलिटरिज्म और रोमांटिक नेशनलिज्म को जोड़कर रिफॉर्मर और मिलेनियरियन का एक कॉम्बिनेशन बनाता है। यहाँ एक बात एम्फसाइज करना बहुत जरूरी है। इस एनालिसिस में हम स्ट्रिक्टली कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस के एकेडमिक फ्रेमवर्क को रिपोर्ट कर रहे हैं। हम इन कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिकल सच्चाइयों को पूरी तरह से ऑब्जेक्टिवली और न्यूट्रली देख रहे हैं, बिना किसी साइड को चुने। चलिए मूव करते हैं सेक्शन 4 पर और एग्जामिन करते हैं कि ऑथर नॉन स्टेट एक्टर्स और टेररिस्ट की साइकोलॉजी को किस तरह देखते हैं। आमतौर पर एक आइडिया होता है कि टेररिज्म का रूट कॉज इकोनॉमिक डेप्रिवेशन यानी गरीबी है, राइट? लेकिन ऑथर इस आइडिया को कंप्लीटली डिसमिस करते हैं। उनका मानना है कि टेररिस्ट दरअसल टायरेंट्स इन वेटिंग हैं। वो राइचस गुस्से से भरे होते हैं और उनका एम एक नाहिलिस्टिक और यूटोपियन विजन के थ्रू एक कलेक्टिविस्ट स्टेट बनाना होता है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 5 की तरफ। यहां सोर्स मटेरियल अपना न्यूट्रल और एनालिटिकल लेंस वेस्टर्न डेमोक्रेसीज के अंदर उभरते पॉपुलिस्ट मूवमेंट्स पर डालता है, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स की पॉलिटिक्स भी शामिल है। ये विजुअल परफेक्टली कैप्चर करता है कि ऑथर हिस्टोरिकल फैशिज्म और डेमागोगरी के बीच कितनी क्लियर लाइन ड्रॉ करते हैं। वो इम्पार्शियली आर्ग्यू करते हैं कि मॉडर्न अमेरिकन पॉपुलिज्म की जड़ें घरेलू आर्थिक चिंताओं में हैं, वो मिलेनियरियन फैशिज्म नहीं है। इसे फैशिज्म कहना टेक्निकली गलत होगा, क्योंकि फैशिज्म में एक प्रॉपर ईविल आइडियोलॉजी होती है जिसका लक्ष्य यूटोपियन नस्लकुशी और वर्ल्ड कॉन्क्वेस्ट होता है। और अब हमारे फाइनल स्टॉप के लिए चलिए इन सब बिहेवियर की साइकोलॉजिकल जड़ों को खंगालते हैं और सीधे एंशिएंट एंटिक्विटी में वापस चलते हैं। ये टाइमलाइन एनालिसिस को ग्राउंड करती है। ये दिखाती है कि डेस्पोटिक एम्बिशन यानी सत्ता की ये चाहत कितनी पुरानी है। हम सीधे माइसीनियन युग और लेजेंडरी ट्रोजन वॉर तक पीछे जा रहे हैं। ये ह्यूमन हिस्ट्री का एक लंबा सिलसिला है। ऑथर्स एगमेम्नॉन और अकिलीज के बीच हुब्रिस के इस फियर्स क्लैश का एग्जाम्पल यूज करते हैं।
ये दिखाने के लिए कि एंशिएंट राजाओं के पर्सनल रिजेंटमेंट्स, उनका ईगो और डोमिनेंस की डिजायर ठीक मॉडर्न डिक्टेटर्स की साइकोलॉजी को मिरर करती है। एकदम वही पैटर्न हमें आज के डेस्पॉट्स में देखने को मिलता है। इस एनालिसिस को रैप अप करते हुए ऑथर एक बेहद वाइटल सवाल छोड़ जाते हैं। अगर ये टायरैनिकल इंपल्स ह्यूमन नेचर का एक परमानेंट फीचर है, तो डेमोक्रेसी का ये फ्रैजाइल पौधा इसके खिलाफ सर्वाइव और थ्राइव कैसे कर सकता है? इस एजलेस और एवर इवॉल्विंग थ्रेट के सामने फ्री सेल्फ गवर्नमेंट को बनाए रखना वाकई में